नमस्ते भैया बहनों। पिछले वीडियो में अपन ने पार्ट 3 बस की यात्रा उसका फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ का अध्ययन किया था। आज अपन उसके बाद वाला लेसन अध्ययन करेंगे, इसलिए आप सब अपनी किताब निकाल लें और मेरे साथ में पढ़ाई करें। पार्ट 3 बस की यात्रा, जो कि हरिशंकर परसाई इसके लेखक है, जो कि मनोरंजन के लेखक माने जाते हैं, व्यंग्यात्मक लेखक माने जाते हैं। इसमें बस की यात्रा में एक बस का वर्णन किया गया है जो कि बहुत टूटी फूटी है। उसमें जो लेखक है उसके जो 5 दोस्त हैं वो सब उसमें यात्रा कर रहे हैं, तो इसमें बस के बारे में बताया गया है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। अब बस अचानक चल पड़ी, लेकिन उनको सबको ऐसे लग रहा है कि गांधी जी के असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वक्त अवश्य जवान रही होगी, यानी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। कौन? बस बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन लेखक के मन में ये विचार आ रहे थे कि जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन करा था तो उस टाइम तो ये बस अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट मतलब वो बस इतनी पुरानी हो चुकी थी कि ऐसा लग रहा था कि वह सीट को छोड़कर उसकी बॉडी आगे की तरफ निकल गई। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव यानी छुआछूत भेदभाव, जिसे छुआछूत भी हम कहते हैं, भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता है था कि सीट पर हम बैठे या सीट हम पर बैठे, यानी बस बहुत वृद्धावस्था वाली बस थी, उसमें ऐसे समझ में नहीं आ रहा था कि सीट पर हम बैठे या सीट हमारे ऊपर बैठे। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। कि कैसे? क्या मालूम पड़ा कि पेट्रोल की जो टंकी है बस की, उसमें छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। ऐसे लग रहा था कि जैसे बच्चे के मुंह में जैसे दूध पिलाती है माँ, वैसे ही इंजन के उसे नली में से उसके पेट्रोल बस में से पेट्रोल को डाल रहे थे। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। लेखक को उसे किसी भी उसकी बॉडी पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टेयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। इसमें प्रकृति का वर्णन किया है कि बस में वो जा रहे थे तब हरे भरे पेड़ थे और दोनों जिन पर पक्षी बैठे हुए थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि बस इसमें गोता लग जाएगी। यानी लेखक को उस हरे भरे वृक्षों को देखकर भी उन वृक्षों को दुश्मन समझ रहा था, क्योंकि उनको लेखक को ऐसे लग रहा था कि बस क्या पता बस इस पेड़ से टकरा जाए या इस नदी नाले में गिर जाए, गोता लग जाए यानी डूब जाए। एकाएक बस फिर रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, यानी जो इसकी जो चांदनी थी वृक्षों की छाया में, तो वह दयनीय अवस्था में लग रही थी कि वृद्धा थक कर, जैसे कोई वृद्ध आदमी थक कर चूर हो जाता है, वैसे ही वह बस थक कर बैठ गई यानी रुक गई थी। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अगर मान लो
बस के बारे में लेखक कह रहे हैं कि अगर इसका प्राणांत, अगर ये बस मर जाती है तो हमें बियाबान यानी जंगल में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, हमें इसकी अंत्येष्टि यानी इसका दाह क्रम करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई। अब उसकी चाल और भी कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, यानी धीरे धीरे उस बस की जो आंखें थी यानी उसकी जो लाइट थी उसकी ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। अब वह कैसे चल रही थी? जैसे चींटियां रेंग रही हो वैसे चलने लगी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती, क्योंकि उसकी आंखें यानी उसके जो बल्ब थे आगे के वो बिल्कुल अंधे हो चुके थे। कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, यानी पुलिया के ऊपर बैठे और उसका एक जो टायर था वह फिस हो गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। कौन थम गई? बस ज़ोर से हिलकर और थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। अगर वह स्पीड से स्पीड यानी तेज़ से चल रही होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। श्रद्धा भाव यानी दया की दृष्टि से मैंने उसकी तरफ देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। कौन कह रहा है? ऐसा लेखक कह रहा है, क्योंकि वो जो ड्राइवर उसकी जो बस को चलाता है उसकी भी बहुत गंभीर स्थिति थी, इसलिए उसके बारे में ऐसा कहा गया है। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते और देवता बाहे पसार उसका इंतजार करते। कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। यानी उसके लिए भगवान भी आकर उसकी बाहें पसार कर उसका स्वागत करते। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी, यानी उस जगह उस स्थान पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है, यानी दूसरे लोक में जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। आज का हमारा ये लेसन है पूरा कंप्लीट हो गया है और आज आप इसे घर पे पढ़ेंगे। अब फिर कल अपन इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।